भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विचार करते हुए इस पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष 5वें सिद्धांत श्रम सिद्धांत के बारे में बता रही हूँ। इसे यो हो थियरी भी कहते हैं। शारीरिक श्रम करते करते जब श्वास प्रश्वास का वेग बढ़ जाता है तो स्वर तंत्रियाँ अधिक तीव्र गति से कंपित होने लगती हैं। स्वभावतः उस कार्य के साथ कुछ ध्वनियों का संसर्ग हो जाता है, जैसे कपड़े धोते समय धोबियों का छियो छियो करना, नाव खेते समय मल्लाहों का हैया हो कहते रहना। ऐसी ही ध्वनियाँ हैं जो श्रम का परिहरण करती जाती हैं। इस प्रकार की व्यक्ति ध्वनियाँ ही भाषा का आदि रूप बन गई। अब इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई और कई आपत्तियां उठाई गई इस सिद्धांत के संबंध में। पहली आपत्ति तो यह है कि इस प्रकार से संबंधित ध्वनियों का और इनसे निर्मित शब्दों का किसी भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता और इन ध्वनियों में सार्थकता भी नहीं है। अतः इस प्रकार की निरर्थक ध्वनियों से सार्थक भाषा की उत्पत्ति की कल्पना सर्वथा अयुक्ति संगत है। अब अगला सिद्धांत आता है संगीत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति आदि मानव के संगीत से मानी जाती है। जैस्पर्सन इस सिद्धांत के पक्ष में मालूम पड़ते हैं, क्योंकि वे खेल के रूप में भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। खेलते समय गाने के से आरंभ में तो अर्थ शून्य अक्षरों की रचना हुई, फिर धीरे धीरे उन अक्षरों का विशेष परिवेश में प्रयोग होते रहने से अर्थ के साथ उनका संबंध स्थापित हो गया। इस सिद्धांत की भी कई आलोचना हुई। यह सिद्धांत वैज्ञानिक नहीं माने प्रतीत होता और इसके संबंध में पहली आपत्ति तो यह उठाई गई कि आदि मानव गाता ही रहा होगा, यह कैसे सिद्ध किया जा सकता है। फिर उन अक्षरों से भाषा कैसे बन गई, ये बातें इसमें स्पष्ट नहीं होती। अतः यह सिद्धांत भी सभी को मान्य नहीं हुआ और वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होता। अगला सिद्धांत है अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत। यह सिद्धांत 18वीं सदी के भाषा वैज्ञानिकों में बहुत अधिक प्रचलित था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य वाणी रहित अवस्था में था तो उसने पशुओं की आवाज़ों और बादलों की गड़गड़ाहट, समुद्र की गर्जना, जंगल के पत्तों की खड़खड़ाहट, नदी नालों की घरघर ध्वनि, हवा की सनसनाहट सुनी। उसने इन ध्वनियों की नकल करने का प्रयत्न किया। ध्वनियों की नकल करते करते और उनका प्रयोग संकेतों के रूप में करते हुए उसने भाषा को जन्म दे दिया। जैसे काका करने वाले को कौवा, कुकू करने वाले को कोयल, झरझर करने वाले जल प्रवाह को झरना कहा जाने लगा। इसी प्रकार से धमाधम, मरमर, गर्जन, झंझन आदि शब्द भी आए। तो इस सिद्धांत के संबंध में भी बहुत सारी आपत्तियां उठी। पहली बात तो यह है कि अनुकरण को भाषा निर्माण का सहायक मानते हुए भी यह कहना पड़ता है कि भाषा समुदाय में ऐसे शब्द कुछ ही प्रतिशत होते हैं। सभी, चाहे देश की हो चाहे विदेश की, कोई भी भाषा आप लीजिए, इस प्रकार के शब्द बहुत कम प्रतिशत में होते हैं और ऐसे शब्दों से संपूर्ण भाषा का ढांचा इसी पर आधारित है, यह मानना संदेहास्पद है। दूसरी आपत्ति यह है कि यह सिद्धांत मनुष्य को वाणी विहीन मानता है। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं थी तो उसने ध्वन्यात्मक अनुकरण कैसे किया। तीसरी आपत्ति यह है कि यदि भाषा अनुकरण के आधार पर बनती तो अनुकरणात्मक शब्दों में एक रूपता होती, पर ऐसा नहीं है। अनुकरणात्मक शब्दों के रूप विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न मिलते हैं। जैसे हम हिंदी में झरना कहते हैं, जिसे संस्कृत में निर्झर कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्रीम कहते हैं, जर्मन में स्ट्रोम, रूसी में रुचई और फ्रांसीसी में रिवसो। चौथी आपत्ति यह है कि यह सिद्धांत भाषा का आरंभ पशु पक्षियों या प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनियों के अनुकरण पर सिद्ध करता है, जिसके कारण बहुत से विद्वान, जिसमें कांडिलियाक जैसे विद्वान भी सम्मिलित हैं, शब्दों की ध्वनि मूलक उत्पत्ति के विषय में घोर विरोध करते हैं, क्योंकि यह मान लिया जाए तो मनुष्य पशु पक्षियों से भी नीचे गिर जाएगा। तो इस संबंध में उठाई गई विभिन्न आपत्तियों के ऊपर हार्डर ने ध्यानपूर्वक विचार किया तो उन्हें भी अपना यह सिद्धांत संतोषप्रद प्रतीत नहीं हुआ। बाद में उन्होंने इस सिद्धांत को छोड़ दिया। तो अब यहाँ तक करी हूँ। अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को अगले सिद्धांत रणन सिद्धांत के बारे में बतलाऊंगी। धन्यवाद।